मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं तुम लोगों को नई कहानी पढ़ाने जा रही हूँ। उसके पहले लेखक का परिचय कराऊंगी। तुम लोगों को आई होप कविता समझ में आ गई होगी, कुंडलियाँ। और अब जो ये जयशंकर प्रसाद की संदेह कहानी, संदेह मीन्स डाउट, ये कहानी आशा करती हूँ बहुत अच्छी लगेगी तुम लोगों को। जयशंकर प्रसाद जो थे बहुत ही फेमस राइटर थे अपने समय के। आज भी मुझे याद है, मैं भी कहानी पढ़ना बहुत मुझे पसंद था, नॉवेल्स बोलो, कहानी बोलो। और माँ कभी मना नहीं करती थी। शी यूज्ड टू अलाउ मी रीडिंग स्टोरी बुक्स एंड नॉवेल्स। और हिंदी के ऐसे अच्छे राइटर की अगर किताब पढ़ूँ तो क्यों मना करेंगे। मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, पढ़ते पढ़ते बोर हो जाती थी, मतलब डॉन 3 o'clock in the morning। तो आजकल के बच्चे तो टेक्निकल ज़्यादा है, उनको किताबों में कम रुचि है। बट आई डोंट नो तुम लोगों में से किसको किताबों में रुचि है और किसको टेलीविज़न में रुचि है, किसको कंप्यूटर में रुचि है, किसको फ़ोन में रुचि है। ये तो जब हम आमने सामने होंगे तो पूछेंगे। लेकिन एनीवेज, ये जयशंकर प्रसाद की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है संदेह। बहुत बार बच्चे बोलते हैं मिस एकदम बोरिंग कहानी है। आई होप इट इज़ नॉट बोरिंग, इट्स अ लव स्टोरी। ठीक है, तो ये लव स्टोरी तुम लोगों को बोरिंग नहीं लगना चाहिए। जयशंकर प्रसाद जी इसी प्रकार की कहानियाँ लिखते हैं। ये है कि एक तरफा लव है। ठीक है, राम निहाल नाम का एक जो आदमी रहता है वो प्रेम करता है श्यामा से, परंतु श्यामा उससे प्रेम नहीं करती। श्यामा एक विधवा औरत रहती है। तो एनीवे, यहाँ पे जो संदेह कहानी, इसके बारे में जो इंट्रोडक्शन है, लेखक के परिचय देने के बाद मैं तुम लोगों को बताऊंगी। पहले लेखक का परिचय ले लो। जयशंकर प्रसाद, जिनके बारे में मैंने कहा कि वो इतने फेमस हैं। श्री जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 को हुआ। वैश्य परिवार मतलब हम लोग सेग्रीगेटेड बाय रेसेस 4 है ना, ब्राह्मण्स, वैष्णव, क्षत्रियज एंड शूद्र। तो ब्राह्मण्स तो तुमको मालूम है कौन है, जो पंडित होते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं। और क्षत्रिय जो सोल्जर्स हैं उनको क्षत्रिय बोला जाता था। माने ये क्लासिफिकेशन कोई ईश्वर नहीं किए हैं, ये मनुष्य द्वारा ही किया गया है। जो जिस ऑक्यूपेशन में, जिसमें वो रहता था, उसको उसी नाम से परिचय किया जाता था। वैश्य बोलते थे जो बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, उनको, और शूद्र जो साफ सफाई करते हैं उनको। तो एनीवे, ये प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 को हुआ। घर पर ही इन्होंने अंग्रेज़ी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू तथा फारसी भाषाओं का गहन अध्ययन किया। गहन माने डीप, अध्ययन माने स्टडी। तुम लोग तो देखो पढ़ाई के नाम से ही भागते हो, आई डोंट नो व्हाई। लेकिन ये देखो कितने सारे लैंग्वेज इन्होंने घर पर ही बैठ कर सीखे। सिर्फ हिंदी नहीं, अंग्रेज़ी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू तथा फारसी का गहन अध्ययन किया, माने डीप नॉलेज गेन किया इन्होंने, डीप स्टडी की। ऐसे ही ऊपर ऊपर नहीं, ऊपर ऊपर मैं एक बार की थी। कौन सा लैंग्वेज मालूम? गुजराती। गुजरात गई थी वहाँ पे हॉलीडेज़ में, तो वहाँ पे गुजराती वर्ड्स लिखे हुए थे, अल्फ़ाबेट्स आई लर्न। उसको गहन अध्ययन नहीं बोलते, दैट इज़ जस्ट लाइक अ हॉबी। लेकिन इन्होंने गहन अध्ययन किया, माने बहुत ही गहरा अध्ययन, बहुत ही गहरा स्टडी किया इन लैंग्वेज के ऊपर। तो 1937 में 48 वर्ष की अल्प आयु में इनका निधन हो गया। ओनली एट द एज ऑफ 48 ही एक्सपायर्ड। अल्प आयु माने कम उम्र में ही इनका क्या हो गया? निधन हो गया। बचपन से ही इन्हें कविता के प्रति गहरा अनुराग था। अनुराग माने भी प्रेम। ही लव्ड पोइट्रीज। ठीक है, बचपन से ही। प्रारंभ में इन्होंने ब्रज भाषा में काव्य रचना की। ब्रज भाषा भी हम लोग पढ़े हैं जब 11-12 में थे, लेकिन वो भाषा थोड़ा कठिन और थोड़ा डिफरेंट है। ब्रज भाषा में इन्होंने काव्य रचना, उस वक्त बहुत ये ब्रज भाषा बहुत प्रचलित थी,
बहुत फेमिलियर थी, लोग बोला करते थे। तो उसमें इन्होंने काव्य रचना की, मैंने पोइट्रीज इन्होंने इसी लैंग्वेज में लिखा, पर बाद में खड़ी बोली को अपनाया। खड़ी बोली जैसे मैं बात कर रही हूँ तुम लोगों के साथ, इसको क्या कहते हैं? खड़ी बोली बोलते हैं, ठीक है। भोजपुरी अलग भाषा है, वो भी तुम लोग जानते होंगे। तो खड़ी बोली मीन्स ये जो शुद्ध हिंदी, जैसी हिंदी मैं बात कर रही हूँ हिंदी में, उसको खड़ी बोली बोलते हैं। तो पहले इन्होंने ब्रज भाषा में काव्य रचना की, उसके बाद खड़ी बोली को अपनाया। मैंने बाद में ये खड़ी बोली में कहानियाँ और कविताएं लिखने लगे। प्रसाद जी की बहुमुखी प्रतिभा के धनी, प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। बहुमुखी माने ही वॉज मल्टी टैलेंटेड, ठीक है। कविता के अतिरिक्त इन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानियाँ भी लिखी हैं। तो कविता तो ये लिखते ही थे, इसके साथ ही नाटक मीन्स ड्रामा, उपन्यास, नॉवेल्स, कहानियाँ, स्टोरीज भी लिखे हैं। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी इनके प्रसिद्ध नाटक है। नाटक मीन्स ड्रामा, जैसे स्टेज ड्रामा पहले बहुत लोग पसंद करते थे और लोग किया करते थे। तो इनमें से इन्होंने लिखा था नाटक। अभी तो तुम्हारी किताब में ऐसी कोई कहानी नहीं है, लेकिन मैं जब ICSE बच्चों को पढ़ाती थी पहले, बहुत से नाटक भी उनकी टेक्स्ट में रहता था ICSE में। हाँ, तो एनीवे अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी ये सब नाटक थे। कंकाल और तितली उपन्यास, नॉवल कंकाल और तितली। काव्य और कला, निबंध, कामायनी, आंसू, लहर, झरना, काव्य, ये कविता है। कामायनी, आंसू, लहर, झरना, ये कविताएं। तथा आकाशदीप, इंद्रजाल, आंधी और छाया, कहानी संग्रह। कहानी संग्रह मतलब कलेक्शन, एक आध कहानी नहीं, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, ठीक है। प्रसाद जी की रचना में भारतीय संस्कृति के प्रति अनुराग, जो इंडियन कल्चर है उसके प्रति इनका प्रेम, देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी है। तो हियर ही इज वे, तो क्या मैंने बताया कि ये देश प्रेमी भी बहुत बड़े थे, उन्हें इंडियन कल्चर से बहुत प्रेम था। और अब मैं इस कहानी के बारे में सारांश आज कराऊंगी, नेक्स्ट क्लास से कहानी शुरू करूंगी, ठीक है। सारांश यानी कि समरी ऑफ द स्टोरी, नॉट पोएम। तुम लोग कहानीकार को कवि लिखते हो, कवि को कहानीकार लेखक लिखते हो, प्लीज़ डोंट डू दैट मिस्टेक। यहाँ पर एक बात बता दूँ मैं, जब भी आएगा लेखक, ये कहानी मैं पढ़ा रही हूँ, पहले वाली क्या थी? कविता। कविता में कवि हुआ करते हैं और कहानी में लेखक। तो संदेह कहानी, पहले बताओ तुम लोग संदेह का मतलब क्या है? संदेह मीन्स डाउट। तुम्हारे मन में कभी कोई संदेह आया है किसी के प्रति? यदि मैं तुमसे प्रश्न पूछूंगी, तुम लोग बोलोगे यस मिस, संदेह। जब छोटे रहते हो भाई बहनों को एक दूसरे के ऊपर संदेह रहता है। क्या संदेह? वो मेरी चॉकलेट खा लिया तो वो मेरी चुगली कर दिया मम्मी से, डैडी से, यही सब संदेह। संदेह मीन्स डाउट। लेकिन बड़े होने के बाद जो संदेह आता है दिमाग में, वो बहुत जटिल होता है। जटिल मीन्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। तो ये संदेह कहानी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई है, जिसमें इन्होंने विभिन्न प्रकार की परिस्थिति, किस प्रकार मनुष्य के मन में भ्रम एवं संदेह उत्पन्न करके उसे विचलित कर देती है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स, इफ़ यू कैन राइट, आई एम कॉलिंग आउट स्लोली। संदेह कहानी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई है, ये तो तुम लोग जानते हो। लेकिन अब जो मैं बताने जा रही हूँ उसे लिख डालो किसी कॉपी में, जिसमें उन्होंने विभिन्न प्रकार की परिस्थिति, किस प्रकार मनुष्य के मन में भ्रम एवं संदेह उत्पन्न करके उसे विचलित कर देते। मतलब मनुष्य जो है वो नेचर से ही बहुत ही विचलित हो जाता है। विचलित माने मन घबराने लगता है, ध्यान नहीं रहता। स्पेशली अगर तुम किसी पर संदेह करने लगो तब तो मन और भी। विभिन्न प्रकार की परिस्थिति माने सिचुएशन। इसीलिए मैंने कहा ये तुम लाइन को नोट डाउन करो कि इन्होंने
क्या मेंशन किया है, विभिन्न प्रकार की परिस्थिति किस प्रकार मनुष्य के मन में भ्रम एवं संदेह पैदा करती है। जो सिचुएशन है वो हमारे दिमाग में संदेह पैदा करती है। सिचुएशंस मेक अस डाउट, हैव अ डाउट ऑन अदर्स। सिचुएशन, जैसे मान लो तुम्हारी कोई एक फ्रेंड है, वो तुमसे, तुम्हारी एकदम गहरी जिगरी दोस्त है, लेकिन वो किसी और से जब बहुत प्रेम पूर्वक बात करेगी और फिर उसके साथ बैठ के खाना खाएगी, वो परिस्थिति तुम्हारे मन में क्या डाल दिया, संदेह की वो मुझसे ज़्यादा उससे प्रेम करिए, मैंने मेरी फ्रेंडशिप और उसको भा नहीं रही है, अब उसकी फ्रेंडशिप उस लड़की से ज़्यादा हो गई। तो ये परिस्थिति, सिचुएशन हैज़ पुट यू व्हाट, वेरी फुल ऑफ एंजाइटी। परिस्थिति जो है तुम्हें क्या कर दी है, विचलित कर दी है। एंड मन घबरा रहा है कि क्या वो मुझे छोड़ दी। वो जो डाउट है, ये चीज़ बहुत ही ख़राब है। संदेह व्यक्ति को क्या नहीं कर सकता, माने बहुत ही बुरा चीज़ है। अगर किसी के प्रति तुम्हारा मन में संदेह है तो मैं तो बोलूँगी जाकर बातचीत कर लेना चाहिए कि देखो भाई, मेरे मन में ये डाउट आ रहा है कि तुम ऐसी हो, तो बोलो क्या तुम ऐसी हो। तुम्हें लगेगा बाबा क्यों पूछूं, ये कोई पूछने वाला प्रश्न है, मुझे डाउट हो रहा है, सिचुएशन मुझे उस पर डाउट करने के लिए कह रहा है तो इसीलिए मैं डाउट कर रही हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पूछोगी तो पता चलेगा, डाउट क्लियर भी हो जाएगा। इस कहानी में तुम लोग अंत में देखोगे कैसे डाउट क्लियर होता है और एक हास्यप्रद कहानी बन जाती है। मतलब तुम्हें हंसी भी आएगी जिस इंसान के मन में वो डाउट होता है। बट एनीवे, आई विल नॉट रिवील द फैक्ट जस्ट नाउ। ओके, तो राम निहाल एक पढ़ा लिखा, विचलित मन है तो मैंने बता दिया, मन एकदम घबराना। राम निहाल एक पढ़ा लिखा युवक है। इस कहानी में शुरुआत में तुम्हें राम निहाल नाम का एक कैरेक्टर मिलेगा जो एक पढ़ा लिखा युवक है। ही इज़ अ लर्नेड, माने एडुकेटेड पर्सन, जो नौकरी की तलाश में श्यामा के घर आकर किराए पर रहने लगता है। किराया आज भी लोग लेते हैं, किराए के मकान में आज भी लोग रहते हैं। किराया मीन्स रेंटेड हाउस। तो ये राम निहाल नौकरी के सिलसिले में किसके घर जाकर रहता है, श्यामा के। बट ऐसे ही नहीं, ही यूज टू पे रेंट टू श्यामा, और श्यामा का घर वो यूज़ करता था किराए के रूप में। वह वहीं उसी शहर में काम करते हुए अपना भविष्य बनाना चाहता था। जिस शहर में वो राम निहाल था, वहाँ श्यामा का मकान किराए पर लेकर वहाँ वो रह रहा था। वो अपना भविष्य बनाना चाहता था, माने ही वांटेड टू व्हाट, अपना फ्यूचर वहाँ पे बनाना चाहता था। श्यामा उस मकान की मालकिन है जो एक विधवा का जीवन व्यतीत कर रही है। एंड शी इज़ अ विडो। विडो, यू अंडरस्टैंड, विधवा को बोलते हैं। राम निहाल को श्यामा से एक तरफा प्यार हो जाता है और वो श्यामा से क्या करता है, एक तरफा प्यार मतलब श्यामा राम निहाल से प्रेम नहीं करती, लेकिन राम निहाल श्यामा से प्यार करने लगता है। और जो श्यामा है वो लेकिन बिल्कुल राम निहाल से प्यार नहीं करती। उसमें क्या रहती है, पूरी निष्ठा, पतिव्रता और तत्परता के साथ राम निहाल को वो अपना एक मित्र ही मानती है। माने शी वॉज डेडिकेटेड टुवर्ड्स एक्स हस्बैंड जिनकी मृत्यु हो जाती है। वो बिल्कुल भी राम निहाल को उस नज़र से नहीं देखती जिस नज़र से राम निहाल श्यामा को देखता था। और श्यामा उसे अपना मित्र मानती थी। इसी बीच राम निहाल के साथ काम कर रहे, और राम निहाल क्या कर रहा था, किसी के यहाँ काम कर रहा था ना, रह रहा था श्यामा के यहाँ इन द फॉर्म ऑफ रेंट, ठीक है, भाड़े में। लेकिन वो जहाँ काम करता था उसका नाम था ब्रजमोहन, ठीक है। इसी बीच राम निहाल के साथ काम कर रहे परिचित ब्रजमोहन के घर में मेहमान आ जाते हैं। जिसके यहाँ वो काम करता है उनके घर में मेहमान आ जाते हैं, और मोहन और मनोरमा जो है उन दोनों का नाम रहता है। दोनों पति पत्नी रहते हैं, मनोहर और मनोरमा। किसके यहाँ वो काम करता है, ब्रजमोहन के यहाँ। कौन काम करता है, राम निहाल काम करता है। और वहाँ एक दिन कौन आ जाता है, मोहन और मनोरमा दोनों क्या रहते हैं, पति पत्नी रहते हैं। ब्रजमोहन काम में व्यस्त रहता है, मतलब वो इन दोनों को, कोई भी अगर आता है तुम्हारे घर बाहर से
तुम लोग क्या करोगे, उसे घुमाने फिराने ले जाओगे। हाँ, तो यही यहाँ पर ब्रजमोहन के यहाँ जब आते हैं ये दोनों, तो इनको भी घुमाने ले जाने की बात होती है। ठीक है। राम निहाल को ये तो हो गया। ब्रजमोहन के घर मेहमान के रूप में मोहन और मनोरमा का आगमन होता है। समयाभाव मतलब समय के अभाव के कारण, समय नहीं रहने के कारण ब्रजमोहन राम निहाल से अपने मेहमानों के बनारस के घाटों में भ्रमण करवाने की जिम्मेदारी देता है। बनारस, अब ये बनारस यू ऑल हैव हर्ड अबाउट। बनारस एक जगह का नाम है जहाँ के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इज़ वेरी फेमस। बनारस के जो घाट है, वो घाट मीन्स जहाँ पे लोग नहाते हैं, मंदिर वंदिर है, वहाँ पर लोग पूजा पाठ करते हैं, तो वो बहुत ही फेमस है। तो वहाँ पर इन दोनों को घुमा कर लाने के लिए किसको ये काम सौंपते हैं, राम निहाल को। क्यों? क्योंकि ब्रजमोहन के पास समय का क्या रहता है, अभाव रहता है। उनके पास समय नहीं होता कि वो अपने मेहमानों की क्या करें, खातिरदारी करें। भ्रमण माने घूमना। ठीक है। राम निहाल मोहन और मनोरमा को घाटों के भ्रमण के लिए साथ ले जाता है। अच्छा, अब मैं जो तुम लोगों को बोलने जा रही हूँ, भ्रमण के लिए ले जाता है, जिसके दौरान राम निहाल मनोरमा के करीब आता है। इसी क्रम में मनोरमा उसे अपने पारिवारिक क्लेश वर्ड लिख लो, पारिवारिक, प में आ की मात्रा, र में छोटी, व में आ की मात्रा, र में छोटी, क, पारिवारिक क्लेश, क ल संयुक्त, ए की मात्रा, तालवेश, जानकारी देती है। ये पारिवारिक क्लेश क्या है? पारिवारिक क्लेश माने घर के अंदर जो मन मुटाव हो जाता है पति पत्नी में, उसे पारिवारिक क्लेश बोलते हैं। देखो, एक बात यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है, राम निहाल उनके लिए एक थर्ड पर्सन रहता है, लेकिन उन दोनों में, पति पत्नी में, इतना ज़्यादा पारिवारिक क्लेश रहता है कि मनोरमा जो है उसी दौरान जब वो घुमाने ले जाता है घाटों में, तभी वो इसको हिंट दे देती है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। ठीक है। और उसकी वो मदद चाहती है, किसकी? राम निहाल की। ठीक है। ये पारिवारिक क्लेश के जो है वो दूर करना चाहती है, जो आपसी मन मुटाव परिवार में, पारिवारिक क्लेश मतलब परिवार में होने वाले क्लेश, हाँ, तो उसको वो दूर करना चाहती है। और मदद की गुहार करती, गुहार माने विनती। ठीक है। भ्रमण करने के दौरान मोहन अपनी पत्नी पर संदेह व्यक्त करते हुए उसे चरित्रहीन बताने का प्रयास, और मनोरमा को राम निहाल की सहानुभूति मिलती है। जब ये लोग भ्रमण करते हैं, जब नौका विहार करते हैं, एक्चुअली नौका में बैठकर गंगा में, बनारस गंगा के किनारे स्थित है, तो गंगा के किनारे जब ये लोग नौके में बैठकर विहार करते हैं, देखते हैं सुंदरता, चारों ओर दीप प्रज्वलित होती है। बहुत लोग, अभी तो मना हो गया गंगा में प्रदीप डालना, तो जब उस वक्त क्या होता है कि मोहन जो है, मोहन नहीं तो क्या नाम रहता है मनोरमा के पति का, जो भी है, मोहन जो है अपनी पत्नी को क्या कहता है? चरित्रहीन कहता है। वो भी संदेह है, उसे भी कोई प्रूफ नहीं मिलता कि उसकी पत्नी क्या है, चरित्रहीन है। वो, उसकी पत्नी कौन रहती है? मनोरमा रहती है। तो वो अपनी पत्नी को चरित्रहीन कहता है, और उस वक्त राम निहाल जो है सहानुभूति दिखाता है, किसके प्रति? उसकी पत्नी के प्रति। माने उसे लगता है कि हाँ, जो मोहन है वो गलत है और मनोरमा सही है, वो कभी भी चरित्रहीन नहीं हो सकती, इसीलिए उसे राम निहाल की सहानुभूति मिलती है। मनोरमा ने धीरे से राम निहाल को अपनी विपत्ति, माने जो उसके ऊपर मुसीबत आती है, उसमें सहायता करने के लिए, तथा बाद में कई पत्र वो लिख कर देती है। किसको? राम निहाल को।
ये भ्रमण मतलब देखो एक बात बताऊं, भ्रमण मतलब घुमाना फिराना हो गया मेहमानों को। फिर क्या करेगा, ब्रजमोहन के घर वो काम करता था तो वो उनको वापस उनके घर पहुंचा दिया। अब राम निहाल अपने घर आ गया। उसका घर कौन सा था, श्यामा का घर था। लेकिन वहाँ भी मनोरमा उसे छोड़ती नहीं है, पत्र द्वारा वो उसे क्या मांगती है, सहायता मांगती है। ठीक है, कि मेरी हेल्प करो, मेरी फैमिली बहुत प्रॉब्लम में है, तुम आओ, मेरे पति को मेरे ऊपर जो संदेह हुआ है वो गलत है, तुम उसे दूर करो। ठीक है, अपनी विपत्ति और सहायता करने के लिए तथा बाद में कई पत्र लिखकर उसे सहायता के लिए पटना आने का आग्रह करते। माने एक्चुअली देवा वो लोग कहाँ के रहने वाले रहते हैं, पटना के। कौन, राम निहाल नहीं, राम निहाल तो यहाँ श्यामा के हैं, वो वहाँ पर मनोहर और मनोरमा। ठीक है, मनोरमा ने और क्या होता है जानकर मदद की गुहार करती है। भ्रमण के दौरान ये तो हो गया। मनोरमा ने धीरे से राम निहाल को अपनी विपत्ति के बारे में बताती है और पत्र लिखकर उसे पटना आने का आग्रह माने रिक्वेस्ट। श्यामा का घर छोड़कर जाने का उसे बड़ा दुख होता है। किसे, अब उसे श्यामा का घर छोड़कर कहाँ जाना है, मनोरमा के पास जाना है उसकी मदद के लिए। तो उसे दुख हो रहा है कि, और वो रोने लगता है, एक आदमी होकर वो रो रहा है, अश्रु बहा रहा है। किस लिए, कि वो तो प्रेम करता है। किससे प्रेम करता है, श्यामा से। श्यामा हंसती है उसकी भावनाओं को पढ़कर, और फिर वो बोलती है, श्यामा उसके हाथ से वो चित्र एक देखता रहता है, वो श्यामा का चित्र रहता है, देखती है और उसके एक तरफा प्यार के बारे में समझ जाती है। इसी प्रकार उसकी मूर्खता पर हंसती है और उसे समझाती है कि वो जाकर मनोरमा की मदद करे और वापस आकर यहाँ पर रहे। इसी प्रकार कहानी का अंत होता है। तो ये जो डाउट उसके मन में था, संदेह किसके मन में, राम निहाल के मन में, कि वो श्यामा से प्रेम करता है, वो लास्ट में क्लियर हो जाता है। श्यामा उससे उसकी मूर्खता पर हंसती है और कहती है जाओ तुम मनोरमा की मदद करके वापस आ जाओ। और यहाँ तुम लोगों को इस कहानी में जो जिस्ट में मैंने नहीं लिखी हो कि जो उसका हस्बैंड रहता है मनोरमा का, वो भी संदेह करता है। तो यही कारण है इस कहानी की जो शीर्षक है वो क्या दिया गया है, संदेह। तो यहाँ पर अब मैं इतना बताकर ख़त्म करना चाहूँगी। नेक्स्ट डे आई स्टार्ट द स्टोरी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द जिस्ट। और लेखक का परिचय भी बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।